प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी का पाठ 2 का, जिसका नाम है पतंग। पतंग कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जो आलोक जी धनवा ने लिखी है। वैसे तो प्यारे बच्चों ये कविता इतनी सरल और सीधी है कि इसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो इसका भावार्थ आपको आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस कविता में क्या है। एक तो जो भाद्रपद का महीना है, वो भाद्रपद का महीना जब बीत जाता है, रक्षाबंधन जिसमें आती है, अभी चल भी रहा है, थोड़ा सावन चल रहा है, अभी भाद्रपद लगेगा। तो भाद्रपद का महीना जब बीत जाता है उसके बाद जो है शरद ऋतु का आगमन होता है। ये वर्षा काल है। क्या है ये? वर्षा काल। जब वर्षा काल बीत जाता है, भाद्रपद का महीना बीत जाता है, तो उसके बाद शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो उस शरद ऋतु का ही वर्णन इसमें किया गया है कि शरद ऋतु कैसी होती है। जब पहली बार भाद्रपद के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है तो उसकी प्राकृतिक सौंदर्य उसका क्या होता है, उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ इसके वर्णन के साथ ही साथ उन्होंने किया है, छोटे बच्चे जो हैं जो पतंग उड़ाते हैं उस मौसम में, अच्छा आकाश बन जाता है, तो उन बच्चों की इच्छाओं और उमंगों का वर्णन है। याद करना पड़ेगा बेटा, इच्छाओं और उमंगों का। दूसरी चीज क्या है, जो बाल बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी इच्छाएं क्या क्या होती हैं उस मौसम में, खेलने कूदने की, क्या खेल खेलने की, और उनके उमंग, उनके अंदर जो आंतरिक जो उसकी खुशी है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो दो बातें याद हुई। भाद्रपद महीने के बाद जब शरद ऋतु की शुरुआत होती है तो उसके सौंदर्य का वर्णन है और बच्चों की इच्छाओं और उमंगों का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं, देखो क्या स्थिति बनती है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। देखो तुरंत समझ में आता है भाई, भादो, भादो किसको कहा है? भाद्रपद को। कौन से महीने को? भाद्रपद के महीने को। कि भादो गया, भाद्रपद का महीना बीत गया है, सबसे तेज बौछारें गई। और भाद्रपद का महीना बीत गया तो भाद्रपद में जो तेज बौछारों का बरसात होती थी, वो बरसात का मौसम भी चला गया है। सवेरा हुआ। अब एक सवेरा हुआ है, नया सवेरा, और वो सवेरा कौन सा का है? शरद ऋतु का। कौन सी ऋतु का है? शरद ऋतु का। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। एकदम हिंदी है। कैसा सवेरा हुआ है? जैसे खरगोश की आंखें होती है ना लाल, वैसा ही लाल सवेरा। मतलब देखो, जब भाद्रपद बीत जाता है, शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, तो प्रातः काल आप देखोगे ना तो वातावरण में आपको लालिमा मिलेगी, लाल रंग मिलेगा। सूर्य उदय जब होता है ना भोर में, प्रातः काल, तो चारों आकाश में पूरे में लालिमा छा जाती है। इसलिए कहा है कैसा सवेरा हुआ है शरद ऋतु में? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ तुलना की है सवेरे की, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। अच्छा, अब कौन सी ऋतु आ रही है? देखो, शरद आया पुल्लों को पार करते हुए। पुल्लों का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? पुल्लों का है कई जो माह गए, चैत्र गया, वैशाख गया, जेठ गया, श्रावण गया, और उसके बाद आया भाद्रपद। तो कई महीने बीतने के बाद भाद्रपद, और भाद्रपद के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो शरद आया पुल्लों को पार करते हुए, यानी कई महीनों को पार करके वो आया है। कैसे? अपनी नई साइकिल तेज चला, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। अब अपनी नई साइकिल, अब शरद ऋतु के पास कौन सी साइकिल है भाई? कोई साइकिल नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं? अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। नई साइकिल का मतलब है उस समय रोशनी कुछ ज़्यादा हो जाती है। देखो भाद्रपद के महीने में क्या होता है कि आसमान में इतना प्रकाश नहीं होता है, बादल छाए रहते हैं काले काले, तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पूरा नहीं पड़ता है। लेकिन भाद्रपद व्यतीत हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, तो सूरज की किरणें पूरी पड़ती हैं। इसलिए कहा है कि अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। वो आ गया है अपनी नई साइकिल को लेके, यानी एक अच्छी सी रोशनी लेकर वो
आ गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब देखो घंटी आप जानते हो, घंटी उसके पास कौन सी साइकिल है, कौन सी घंटी है। घंटी बजाने का मतलब उसने जो रोशनी की है चारों तरफ, एकदम से सफ़ेद कर दिया पूरे वातावरण को। तो वो जो रोशनी हुई है, उस रोशनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जैसे घंटी बजाने पर सभी का ध्यान आकर्षित हो जाता है ना, भाई हम आगे चल रहे हैं, पीछे से किसी ने घंटी बजाई टन, तो हम ऐसे करें, अरे कौन आ गया। तो इसी तरह जब सवेरा हुआ है नए शरद ऋतु का, तो वो इतना चमकीला है, प्रकाशवान है कि उसको देखकर सभी उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाता हुआ। अब देखो चटक रोशनी होती है, कैसी रोशनी होती है, चटक रोशनी। उसी को कहा है कि चमकीले इशारों से बुलाता हुआ, अर्थात सभी को आकर्षित कर रहा अपनी तरफ शरद ऋतु। मौसम भी न गर्मी रहती है उस मौसम में ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ तक एक बात हो गई, यहाँ तक क्या हो गई, एक बात हो गई। इस बात को मैं पुनः करता हूँ। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, भाद्रपद का महीना बीत चुका है। सबसे जो तेज बौछारों का बरसात होती थी वो समय भी बीत गया। सवेरा हो गया कौन सा, शरद ऋतु का। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें जिसे लाल होती है वैसे ही प्रातःकाल शरद ऋतु के जब भोर में देखते हैं तो वो भी एकदम लालिमा से युक्त हो जाता है पूरा आसमान। इसलिए कहा है शरद आया पुल्लों को पार करते हुए, यानी कई महीनों को पार करके आया। अपनी साइकिल तेज चलाते हो, अब उसके पास कोई साइकिल नहीं है, साइकिल तेज चलाते हुए यानी सभी को अपनी ओर खींचते हुए। वही लाइन ये है, चमकीले इशारों से घंटी बजाते हुए कि आपको आकर्षित करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो इतना सुंदर वातावरण बना है कि सभी को आकर्षित कर रहा है। अब देखो अगली लाइन है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इस सुंदर वातावरण में बच्चे क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो उन पतंग उड़ाते बच्चों को शरद ऋतु अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, शरद ऋतु अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। देखो, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, बहुत से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, एक समूह में इकट्ठे होकर उड़ा रहे हैं। तो उन बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हैं, यानी अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है कौन, शरद ऋतु। आकाश को इतना मुलायम बनाते। और उसने क्या किया है, जो आकाश है ना, देखो एक काले बादल छाए रहेंगे, कहीं मटमेला कहीं धुंधला, तो आकाश हमें कठोर सा लगेगा, पत्थर सा। लेकिन एकदम साफ सुथरा आकाश आ गया, सफ़ेद बादल दिख रहे हैं, नीला आकाश दिख रहा है कहीं कहीं। तो ये जो दृश्य है, ये बड़ा बादल बड़ा कोमल दिख रहा है। तो शरद ऋतु ने अपने वातावरण को, अपने बादल को कैसा बना दिया, एकदम सॉफ्ट बना दिया, कोमल बना दिया। यही है, आकाश को इतना कोमल बनाते, यानी उस ऋतु में आकाश क्या हो गया है, बिल्कुल कोमल हो गया, यानी साफ सुथरा हो गया, स्वच्छ हो गया है कि पतंग ऊपर उठ सके। भाई क्यों बनाया है शरद ऋतु ने, शरद ऋतु ने इतना मुलायम आकाश क्यों बनाया, इतना साफ और स्वच्छ आकाश क्यों बनाया है, ताकि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, वो अपनी पतंग अच्छे से ऊपर तक उड़ा सके, उनको पतंग ऊपर तक दिख सके और वो ऊपर तक जा सके, ऊपर तक जा सके, इसलिए। तो ये बात एक अलग बात है, समझ गए। दोबारा देखो, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को चमकीले इशारों से बुलाते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उनको वातावरण इतना सुंदर कर दिया कि बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और आकाश को बहुत ज़्यादा मुलायम बना दिया, मतलब स्वच्छ बना दिया, साफ सुथरा बना दिया। ये जो पंक्तियां है ना बेटा, इस पर एक प्रश्न बनेगा, इन्हीं पंक्तियों पर एक प्रश्न बनेगा। तो उस प्रश्न को मैं चाहता हूं कि यही हम कर दें, उस प्रश्न को हम यही कर दें। प्रश्न क्या बनेगा, बिंब विधान। प्रश्न बनेगा कि इन पंक्तियों में कौन कौन से बिंब हैं, दृश्य उत्पन्न हुए हैं, तो वो बताइए। तो देखो, बिंब एक तो श्रव्य बिंब होता है, सुनने से बनने वाला, एक दृश्य बिंब होता है, एक गतिशील बिंब होता है जिसमें गति हो। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे तेज बौछारें गई, ये पहला बिंब बना हमारा। हमारे दिमाग में क्या बिंब आ रहा है कि तेज तेज बरसात हो रही है, तो ये क्या हो गया, गतिशील। कैसा हो गया, पहला, इस पे नंबर लगा देता हूं, पहला क्या हो गया, गतिशील दृश्य बिंब, या आप इतना भी लिख सकते हो, गतिशील बिंब। फिर है सवेरा हुआ। देखो, इसमें तो गतिशीलता है, बौछारे में गति, मूवमेंट दिखाई दे रहा। सवेरा हुआ, इसमें कुछ नहीं, बस सवेरा हो गया। तो ये कैसा बिंब हो गया, स्थिर बिंब। कैसा हो गया, स्थिर बिंब।
खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो ये भी देखो दिखने में क्या लग रहा है आपको, देखो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो एक स्थिर बिंब है, ये भी स्थिर बिंब। शरद आया पुल्लों को पार। अब देखो यहां गतिशीलता है, यहां क्या है, गतिशीलता है। तो 4 के में क्या हो जाएगा, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, 4 का। शरद आया पुल्लों को पार करते हुए, तो यहां फिर से गतिशील, क्यों, मूवमेंट है ना, हलचल है ना, गतिशील बिंब। फिर है अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, तो यहां वही आकर्षण है, तो यहां भी स्थिर, ये 5 का हो गया, तो यहां भी हो गया स्थिर बिंब। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, देखो ये श्रव्य बिंब है, ये क्या है, श्रव्य, क्यों, आवाज सुनाई देती है ना, तो ये जो 6 का है इसमें हो जाएगा श्रव्य बिंब। घंटी में आवाज होती है ना, तो श्रव्य बिंब। चमकीले इशारे से, वो स्थिर है, स्थिरता है यहां। ये थोड़ा सा ध्यान देना, चमकीले इशारे जो है ना, यहां थोड़ी गतिशीलता भी दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसमें गतिशील ज्यादा करना। देखो चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी मूवमेंट है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे, तो मूवमेंट है, तो इसको गतिशील में रखेंगे, ठीक है ना, ये गतिशील। अच्छा, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंड को, तो ये स्थिर है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये वो फिर से क्या हो गया, गतिशील हो गया। आकाश को मुलायम बनाते, ये इंपॉर्टेंट है, आकाश को मुलायम बनाना जो है ना, ये स्पर्श बिंब है। ये कौन सा बिंब है, स्पर्श, ये स्पर्श बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके, इसको छोड़ो। तो देखो एक तो इसको ध्यान रखना है, आकाश को मुलायम बनाना, तो मुलायम छूने से पता चलता है मुलायम का, तो ये स्पर्श बिंब हो गया। और वो घंटी बज रही थी, वो किधर है, ये श्रव्य बिंब हो गया, ठीक है भाई। भाई ये तो छूने से पता चलता है तो स्पर्श हो गया, ये सुनने से तो ये हो गया। तेज बौछारे गई, इसमें गतिशीलता है तो गति हो गया, ये एक जगह पड़ा रहता है तो स्थिर हो गया। खरगोश की आंखों जैसे, सारे मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार हमने ये बिंब विधान इसमें देखा। तो प्रश्न क्या बना हुआ है कि इन पंक्तियों में बिंब विधान स्पष्ट कीजिए, तो वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। आगे चले, तो आइए हम अगला इसका भाग पढ़ते हैं। तो आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। हमने देखा कि आकाश को मुलायम बना दिया, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा बना दिया किसने, शरद ऋतु ने। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे हल्की, एक बात, दुनिया की सबसे हल्की, और फिर ये दुनिया शब्द यहां दिया नहीं है पर जोड़ेंगे, दुनिया की सबसे रंगीन चीज उड़ सके। आकाश को शरद ऋतु ने जो कोमल बनाया है, वो क्यों बनाया है, क्योंकि दुनिया की सबसे पतली, ये जो पतंग होता है ना, ये जो पतंग होता है, इस पतंग को बताया है दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंगीन चीज। अब देखो ये बात तो आप भी जानते हो, दुनिया की सबसे हल्की तो चीज नहीं, इससे भी हल्की चीज है, इससे भी रंगीन चीज है। फिर नीचे दिया दुनिया का सबसे पतला कागज, और इसे दुनिया का सबसे पतला कागज भी बताया है। 3 चीज बताई है, हल्की चीज कि बहुत ही हल्की है, बहुत ही रंगीन है, और बहुत ही पतला कागज है। तो आपके प्रश्न आया होगा कि सर हल्का तो पतंग से भी हल्की चीजें होती हैं, जैसे पंख होते हैं, बाल होते हैं, और रंगीन चीज तो सर इससे भी ज्यादा रंगीन चीज होती है, किसी पुष्प का जो पत्ता है वो भी रंगीन होता है, और सबसे पतला कागज, और सर इससे भी पतले पतले कागज होते हैं बहुत से, जो साड़ी वगैरह में, अपनी जो ड्रेसेज होती है उनमें, या फिर आपने जो सुनार वगैरह होते हैं वो आभूषण डाल के देते हैं जिस लाल से पन्ने में, वो उससे भी पतले होते हैं। तो फिर ये क्यों कहा, ये कहा आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करने के लिए और आकर्षण पैदा करने के लिए, ताकि आपका आकर्षण बढ़े किसके प्रति, पतंग के प्रति। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं यार फलाना लड़का कैसा है, तो हम कहते हैं अरे यार बहुत शानदार है, उसके जैसा तो दुनिया में ही नहीं। अब दुनिया में तो होगा ही, पर कहने में आ गया दुनिया में नहीं,
तो इसका मतलब हम उसको बहुत अच्छे से देखने के लिए जिज्ञासा पैदा हो जाती है, हमारा आकर्षण उसके प्रति पैदा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ की है आलोक जी धनवा ने। उन्होंने इसको इस तरह लिख दिया ताकि हमारा कविता पढ़े तो कविता पढ़ने वाले का इसके प्रति जिज्ञासा और आकर्षण बढ़ जाए। तो आपको सीधा लिखना है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़, रंगीन चीज़ और दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके, किसके रूप में? पतंग के रूप में, बस। फिर एक और दे दिया, बांस की सबसे पतली कमानी। कमानी जानते हो ना, देखो यहाँ लगती है ना, ये है कमानी। तो ये भी दुनिया की सबसे पतली नहीं है। तो इसमें भी क्या किया? जिज्ञासा पैदा की और आकर्षण पैदा किए कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। इसका अर्थ कैसे करें आप बताओ? कि कवि आलोक धनवा जी ने पतंग के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करते हुए कहा है कि ताकि इसलिए बनाया गया आकाश को कोमल, ताकि दुनिया की सबसे हल्की, रंगीन और पतला कागज आकाश में उड़ सके और उनके साथ उड़ सके बांस की सबसे पतली कमानी। ये इतना कर देना कि शुरू हो सके सीटियां। अब देखो बच्चे बच्चे होते हैं, अब जैसे ऐसे पतंग उड़ाएंगे छोटे छोटे बच्चे, तो मेरा ऊपर गया, मेरा ये गया, मेरा ये गया, तो उनके मुंह से सीटी निकलती है, ऐसे करते। कोई थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है तो ऐसे मार देता है, शुई, ऐसे तगड़ी वाली मार देता है। तो कि शुरू हो सके सीटियां, कि वो पतंग ऊपर उड़ रहा है, बच्चे बड़े रोमांचित हैं, उत्साहित हैं, तो वो सीटियां भी मार देते हैं, किलकारी भी भरते हैं। किलकारी आप छोटे बच्चे की सुनेंगे, शुक्र की किलकारी, किलकारियां मार देते हैं। तो कि शुरू हो सके, क्यों बनाया है शरद ऋतु ने इतना सुंदर वातावरण? ताकि बच्चों की सीटियां, किलकारियां शुरू हो सके, एक खूबसूरत दुनिया शुरू हो सके। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब देखो, कोई पीला पतंग उड़ रहा है, कोई लाल पतंग उड़ रहा है, कोई बहुत चटक रंग का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो जैसे तितलियां उड़ रही हों आसमान में, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए शरद ऋतु ने सुंदर बनाया आकाश को कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया शुरू हो सके। अब प्रश्न आ सकता है कि कवि ने कहा कि तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो सके, इसका क्या अभिप्राय? तो आप बता देना कि आसमान में जब पतंग उड़ते हैं तो वो रंग बिरंगे होते हैं और वो तितलियों जैसे लगते हैं आसमान में उड़ते हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि शुरू हो सके तितलियों की नाजुक दुनिया। तो ये था हमारा एक और पद।